इस वीडियो में देखेंगे जीके जीएस विज्ञान का जो कि रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए यह सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं और ये रिपीटेड प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उसका प्रसिद्ध है, देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे दिया हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से ही भीमबेटका बहुत ही प्रसिद्ध है। भीमबेटका के शैलाश्रय यहाँ जो चित्र होता है, देखिए मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिलते हैं। यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्यपाषाण युग की है, किंतु यह उत्तर पुरापाषाण या ताम्रपाषाण काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्य युग के भी चित्र मिले हैं। अगला है अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब अल उदीन मीन, जिसको मीन मकाला कहते हैं, किस भाषा में लिखी थी? तो अरबी भाषा में लिखा हुआ था। देखिए किताब अल उदीन हिंद ग्रंथ के लेखक अल बरूनी है। यह अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। यह पुस्तक 11वीं शताब्दी में भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जानकारी का प्रमुख स्रोत है। अल बरूनी प्रथम मुस्लिम था जिसने संस्कृत सीखा तथा गीता एवं पुराणों का अध्ययन किया। अल बरूनी गीता से बहुत ही प्रभावित था। अगला है भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेज़ों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था? तो वह था ऑप्शन बी मसूलीपट्टनम में। भारत की जो पूर्वी तट था मसूलीपट्टनम, वहाँ पे अंग्रेज़ों ने 1611 ईस्वी में पहला कारखाना खोला था। और यह उल्लेखनीय है कि भारत में आने वाले यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहला आगमन पुर्तगालियों का हुआ है। यानी जो यूरोप में जो भी लोग आए उनमें सबसे शक्तिशाली पुर्तगालिया हुआ करते थे आने वाले पहले। अगला है ईरान का प्राचीन नाम क्या है? तो ईरान का प्राचीन नाम है फारस। फारस ईरान का प्राचीन नाम है। देखिए ईरान को सन 1935 तक फारस के नाम से भी जाना जाता था। ईरान जम्बू द्वीप, जो कि एशिया है, के दक्षिण पश्चिम खंड में स्थित देश है, जिसकी राजधानी तेहरान है। अभी चर्चित में है, युद्ध हो रहा है। यहाँ का प्रमुख धर्म इस्लाम है तथा यह क्षेत्र शिया बहुलक है, यानी शिया मुस्लिम यहाँ पे ज़्यादातर निवास करते हैं। अगला है ईरान को अगला उसी में है। यह ईरान की सीमा 7 देशों से मिलती है। देखिए उसकी सीमा पहले एक अर्मेनिया देश से, फिर अजरबैजान से, फिर तुर्कमेनिस्तान से, अफ़गानिस्तान से और पाकिस्तान से भी मिलती है, और इराक और तुर्की से भी मिलती है। ईरान की नई मुद्रा तोमान है। तो ईरान की मुद्रा प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा, तोमान है नई मुद्रा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है? तो इसमें से गलत होगा ऑप्शन डी, संविधान की नमनीयता ना होना, यह गलत है। अखिल भारतीय सेवाएं, यह सही है। प्रतिनिधित्व की असमानता सही है। अशक्त केंद्र सही है। देखिए किस प्रकार अखिल भारतीय सही है। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में आता है। और प्रतिनिधित्व असमानता, जो कि राज्यसभा की अनुसूची 4 के अंतर्गत आता है। और अशक्त केंद्र राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति अनुच्छेद 115 में आता है। राज्य सूची और केंद्र को कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 249 में है। आपातकालीन प्रावधान
अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत आता है। और भारत का संविधान न तो लचीला नमय है और न ही कठोर जिसे अन्याय बोलते हैं, बल्कि यह तो इसका भारत का संविधान बल्कि दोनों का मिलता जुलता रूप है, ना कठोर है ना लचीला है। अगला जो प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो बिग बैंग यह ऑप्शन सी जॉर्ज मित्रे, नाम भी गजब का है, लेमेत्रे, जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा यह सिद्धांत पारित किया गया था बिग बैंग। देखिए, बेल्जियम के खगोलज्ञ यानी खगोल शास्त्री एवं पादरी जॉर्ज लेमेत्रे 1927 ईस्वी में इन्होंने ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसे बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। तो प्रश्न बनेगा, बिग बैंग सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में सिद्धांत प्रतिपादन। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में यह सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 15 अरब पूर्व हुई थी। विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक एडविन हब्बल थे। अगला है, प्रत्याशित समग्र मांग एक्स एंड एग्रीगेट डिमांड की गणना के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है ऑप्शन डी सी ऊपर ब्रैकेट प्लस ऊपर आई ब्रैकेट प्लस स्मॉल सी अप एंड इनटू कैपिटल वाई। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अगला है कि कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्यौहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी उगादी। उगदी को ही कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा में गुड़ी पड़वा के नाम से भी गुड़ी पड़वा नाम से त्यौहार उगदी नाम से जाना जाता है गुड़ी पड़वा त्यौहार को कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्रा में। जो कि देखिए, गुड़ी पड़वा या वर्ष प्रतिपदा जो कि चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा जो कि झारखंड, बिहार, इस यूपी, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा इस प्रकार के नाम से मनाते हैं। इस दिन हिंदू नव वर्ष का आरंभ माना जाता है। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा में गुड़ी पड़वा को उगदी या युगादि के नाम से जाना जाता है। अगला है, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होगा, यानी वी। देखिए आगे बताता हूँ। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होता है। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं, जिसको मान विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने किए गए कार्य के बराबर होता है। अगला देखते हैं। अगला जो है, ठोस कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो ऑप्शन सी होगा, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। यह ठोस कणों के संदर्भ में सही होगा। बाकी जो ये ऑप्शन ए, बी और सी उनमें न्यूनतम आकर्षक होता है, यह गलत है। देखिए, वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है वे कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। यानी जो आकार और आयतन निश्चित होता है, जैसे पत्थर हो गया, इनका जो मध्य का आकर्षण बल होता है छोटे छोटे कणों से बना होता है, उनके अंदर अधिक होता है। यह ठोस कहलाते हैं, अर्थात प्रत्येक ठोस अवयवी कणों से मिलकर बने हैं। ये अवयवी कण अणु या परमाणु
आयन होते हैं। अगला इसी का बारे में ठोस के, और देखिए ठोस अस्पिंड एवं कठोर होते हैं तथा इनके अवयवी कणों के माध्य रिक्त स्थान कम होता है। अभी बताया था, जैसे पत्थर का एग्जांपल ले लीजिए, यह ज़्यादा ही कठोर होता है। दूसरा है इनका घनत्व गैस एवं द्रव्य की तुलना में अधिक होता है। घनत्व, इसका ठोस का घनत्व अधिक होता है। ठोस व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं एवं इनका गलनांक प्राय अधिक होता है। जैसे गलनांक, इसे बहुत ही ज़्यादा तापमान पर ये गल सकता है, पत्थर वगैरह या लोहा जो भी ठोस पदार्थ में आता है, अगर गैस और द्रव्य की तुलना में किया जाए तो। जैसे द्रव्य को मान लो पानी उबालना है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर तुरंत उबल जाएगा। अगला देखते हैं। अगला बायोलॉजी का प्रश्न है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के अध्ययन के साइटोलॉजी ही कहा जाता है। साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिकाओं के अध्ययन को। देखिए कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। सीरोलॉजी पता चल गया, शरीर के तरल पदार्थ के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। रोगों के पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को इटियोलॉजी कहते हैं। कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंतर्गत केंद्र को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह रवेदार जेलुनुमा अर्ध तरल पदार्थ है, यानी आधा ही तरल पदार्थ होता है। देखिए किसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं? तो कोशिकाओं में जो कोशिका झिल्ली के अंतर्गत केंद्र को छोड़कर, जो यानी सेल में जो केंद्र होता है सेंटर, उसको छोड़कर संपूर्ण पदार्थों के कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह कोशिका के 70% भाग की संरचना करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? तो देखिए ऑप्शन डी, हार्ड ड्राइव को एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है। प्रश्न था कि पेरिफेरल नहीं माना जाता है, तो कीबोर्ड तो होना ही चाहिए, कंप्यूटर माउस भी होना चाहिए, प्रिंटर भी होना चाहिए। हार्ड ड्राइव ये पेरिफेरल नहीं माना जाता है। देखिए किस प्रकार हार्ड ड्राइव यानी HDD भी कहते हैं। यह डिजिटल जानकारी चुंबकीय रूप से लीक और पढ़ सकती है। यह कंप्यूटर का मुख्य एवं सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस होता है। इसी में कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर आदि स्टोर होते हैं। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र में विविध पोषित अस्त्रों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह करता है। तो कौन कौन से? देखिए तो ऊर्जा प्रवाह प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ कम होता जाता है जब पोषी अस्त्रों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह होता है। देखिए पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषी अस्त्रों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ कम होता जाता है। लिंडमान के 10% के नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मात्र 10% ऊर्जा ही जाता है। यानी बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा जो फूड चेन के बारे में, अगर कोई व्यक्ति किसी को खाता है तो उससे फूड चेन में मान लीजिए अगर घास को उसका सेकेंड स्टेज वाला खाता है, फिर उसे थर्ड स्टेज वाला खाता है, तो उसमें 10% ही एनर्जी पास होता है, स्थानांतरित होता है। इसी कारण ऊर्जा का प्रवाह एकादशीय होता है। अगला जो प्रश्न है यह आखिरी प्रश्न है। देखिए कौन सा है? स्वराज was the goal of India's political efforts. This goal was announced by दादा भाई नौरोजी एट द। देखिए भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज्य था।
यह लक्ष्य दादा भाई नौरोजी ने किस अधिवेशन में घोषित किया था? तो देखिए ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन है, ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया है। कोलकाता सेशन, फिर बॉम्बे सेशन 1889, यह देखिए कोलकाता सेशन यह 1886 वाला है, और यह कोलकाता अधिवेशन 1906 का है, और ये लाहौर अधिवेशन 1885। अगर आपको पता होगा तो अभी 5 गिनता हूँ, कमेंट में जवाब दे सकते हैं। 1 2 3 4 5। देखिए इसका सही उत्तर होगा ये, इसका सी ऑप्शन लिख देता हूँ। ये कोलकाता सेशन 1906, कोलकाता अधिवेशन 1906 का में ही, इसी में दादा भाई नौरोजी ने यह भारतीय राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज अधिवेशन घोषित किया था। वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।